जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री देख रहे हैं और आज हमको इसी कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस ये समझना है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री होती कैसे है और इस पर हम लोग जो है इसके क्वेश्चन, इसके ट्रांजेक्शन की एंट्री हम लोग करते कैसे। ध्यान से देखिए, कल की क्लास में हमने आपको ये बताया था कि कंपाउंड जर्नल एंट्री में हमेशा दो या दो से अधिक खाते प्रभावित होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए। देखिए दे रखा नोट्स में भी आपके, ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक खाता डेबिट हो और एक से अधिक खाता क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। दो या दो से अधिक सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो आइए इस चीज को हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, जो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है ना, कंपाउंड जर्नल एंट्री ये तीन तरीके का होता है। कंपाउंड जर्नल हमारा तीन तरीके का होता है। नंबर वन क्या है? नंबर वन में हमारा सिंगल अकाउंट डेबिट होगा। हमारा एक ही खाता क्या होगा? डेबिट होगा। और एक से अधिक खाता क्रेडिट होगा। सिंगल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। सिंगल अकाउंट हमारा डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए हमें सैलरी का पेमेंट किसी को देना था। हमें सैलरी का पेमेंट किसी को देना था, तो हमने यहाँ पे लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से डेबिट हो रहा है? 5,000 रुपए। हमें 5,000 किसी को सैलरी देना था, लेकिन उसको हमने कैश अकाउंट से पेमेंट किया। कितना? 3,000 रुपए। हमने यहाँ लिख दिया टू कैश अकाउंट। कैश पेमेंट कितना किया? 3,000 रुपए। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैश अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे 3,000 रुपए। और 2,000 रुपए का जो पेमेंट हमने किया वो हमने चेक से किया। तो चेक का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बैंक पर। तो बैंक अकाउंट से कितना हो गया हमारा? 2,000 रुपए। बात समझ में आ रहा ना? अगर इस तरीके का कोई एंट्री आ रहा है जहां पे हमारा देखो एक खाता डेबिट हो रहा है लेकिन एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कंपाउंड का पहला टाइप होगा सिंगल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। सिंगल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। हमारा एक खाता डेबिट हो रहा सैलरी का, हमें 5,000 रुपए किसी को सैलरी देनी थी, लेकिन वो सैलरी हमने कैश दिया कितना? 3,000 रुपए। और अकाउंट से कितना दिया? 2,000 रुपए। तो प्रभाव हमारे कैश पर कितना पड़ेगा? 3,000 से। और प्रभाव हमारे बैंक पर कितना पड़ेगा? 2,000 से। देखिए, सैलरी एक प्रकार का खर्च है और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? सभी खर्चों को डेबिट करिए। इसलिए सैलरी का खाता हमने क्या किया? यहाँ पे डेबिट कर दिया। बात समझ में आ रहा ना? और चूंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, हमने 3,000 रुपए का पेमेंट किया यानी कैश बिजनेस से जा रहा है। जाने वाला चीज क्रेडिट होता है, इसलिए हमने लिखा टू कैश अकाउंट 3,000 रुपए। और हमने बैंक से पेमेंट किया 2,000 रुपए का, इसलिए हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 2,000 रुपए। क्यों? क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और ये क्या है? देने वाला है। और पर्सनल अकाउंट के नियम के अनुसार देने वाला हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये डेबिट क्रेडिट किस हिसाब से हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्यों? पीछे सुनाई दे रहा ना सबको? देखिए, सैलरी क्या है? सैलरी हमारे बिजनेस के लिए खर्च है और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है सभी खर्चों को डेबिट करिए, इसलिए सैलरी को हमने डेबिट किया। हमें पेमेंट कितना देना था? सैलरी 5,000, इसलिए सैलरी को डेबिट किया हमने 5,000 रुपए से। लेकिन उस बंदे को सैलरी हमने कैश दिया 3,000 रुपए और खाते में उसको भेज दिया 2,000 रुपए। तो कैश पर कितना प्रभाव पड़ा? 3,000 रुपए का। और अकाउंट पर कितना पड़ा? 2,000 रुपए। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री का पहला टाइप ये होगा कि सिंगल अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। आप यहाँ देखेंगे तो आपका एक ही खाता क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है और दो खाता आपका क्रेडिट हो रहा है। बात समझ आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि जहां पे एक खाता हमारा डेबिट हो और एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारा सैलरी का खाता डेबिट हो रहा है और कैश और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना? तो कंपाउंड का ये पहला टाइप, जहां पे
हम एक खाते को डेबिट करते हैं और एक से अधिक खाते को क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आ रहा ना? इस एंट्री को हम दो सिंपल एंट्री में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या होगा, दो सिंपल एंट्री करने के बजाय एक कंपाउंड एंट्री पास करें। अगर दो सिंपल एंट्री होता तो कैसे होता? अगर इसको हम दो सिंपल एंट्री में करते तो कैसे करते वो समझिए आप लोग। तो हम क्या करते, हम इस तरीके से लिखते, हम पहले लिखते सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। और यहाँ क्या लिखते, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। फिर हम क्या लिखते, फिर हम लिखते सैलरी अकाउंट डेबिट, अगला सैलरी अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2,000 रुपए से। और यहाँ लिखते टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना? तो दोनों तरीके हैं, चाहे तो आप दो छोटी छोटी एंट्री करिए इस तरीके से, पहले आप लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, कैश अकाउंट क्रेडिट 3,000, इस तरीके से आप लिख दीजिए। या फिर आप इस तरीके से लिखिए सैलरी अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए से और बैंक अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपए से। तो चाहे तो दो एंट्री पास करिए इस तरीके से, पहली एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये हो गई, या फिर आप दोनों की जगह पे एक एंट्री इस तरीके से पास कर देंगे तो भी आपका होगा। तो ये दो सिंपल एंट्री थी और उसकी जगह पे एक हमने क्या कर दिया, कंपाउंड कर दिया। ये दो सिंपल एंट्री थी हमारी और उसकी जगह पे एक हमने क्या किया, कंपाउंड एंट्री पास कर दिया। तो कंपाउंड का पहला टाइप है जहां पे हमारा एक खाता डेबिट होगा और एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रहा ना? ये कंपाउंड जनरल एंट्री का पहला टाइप है जहां हमारा सिंगल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रहा ना? कोई इसमें डाउट नहीं है ना? देखिए इसमें एक खाता हमारा डेबिट हो रहा है और एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है। भाई कोई स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है, उसको हमें 5,000 रुपये वेतन देना था, हमने 3,000 रुपये कैश दे दिया, 2,000 रुपये उसको फोन पे कर दिया, गूगल पे कर दिया। तो फोन पे गूगल करेंगे तो क्या प्रभाव किस पर पड़ेगा, बैंक पर। अगर फोन पे या गूगल पे से पैसा भेजेंगे तो बैलेंस किसका कम होगा, हमारे बैंक अकाउंट का। प्रभाव किस पर पड़ा, बैंक पर। बात समझ में आ रहा ना? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, दो सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। ये दो सिंपल एंट्री है जहां पे सैलरी के खाते को डेबिट कर रहे हैं और कैश को क्रेडिट कर रहे हैं, फिर सैलरी को डेबिट कर रहे हैं, बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, स्पेस ज्यादा कवर करेगा, और यहाँ पे एक सिंगल एंट्री से भी हम इस एंट्री को कर सकते हैं। ऊपर वाली एंट्री हो गई हमारी कंपाउंड और नीचे की एंट्री हो गई हमारी सिंपल। इसलिए नोट्स में दे रखा है कि दो सिंपल एंट्री करने के बजाय हम एक कंपाउंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो ये कंपाउंड का पहला टाइप हो गया, ये आपके कंपाउंड का फर्स्ट टाइप हो गया, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। पीछे सुनाई दे रहा ना सबको? तो इसमें क्या है, कंपाउंड का पहला टाइप है जहां हमारा सिंगल अकाउंट डेबिट हो रहा है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब कंपाउंड का सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप हमारा क्या होगा, हमारा मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और सिंगल अकाउंट क्रेडिट होगा, सिंगल अकाउंट क्रेडिट होगा, मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरा टाइप हो गया, ये सेकेंड टाइप है, हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और सिंगल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। जैसे ध्यान दीजिए, हम एक जर्नल एंट्री लिख रहे हैं, हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये एंड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 रुपये। और हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, लिख दिया टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। अब देखिए
यहाँ एक से अधिक खाता हमारा डेबिट हो रहा है। एक ही दिन में एक ही अकाउंट से हमने दो खर्चों का पेमेंट किया। एक ही दिन में हमने रेंट दिया 5,000 रुपए, और एक ही दिन में हमने सैलरी भी कितना दिया, 3,000 रुपए। एक ही दिन में हम रेंट भी दे रहे हैं 5,000 रुपए, और एक ही दिन में हम सैलरी भी दे रहे हैं 3,000 रुपए, और दोनों का पेमेंट किससे कर रहे हैं, कैश। ऐसा पॉसिबल है ना बिजनेस में कि एक ही दिन में कैश से ही हम दो लोगों को अलग अलग पेमेंट करें, ऐसा पॉसिबल है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहा है। देखो रेंट का खाता भी डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या है, खर्च है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम एक आता है कि सभी एक्सपेंसेस और लॉस को क्या करिए, डेबिट करिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल एक आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सपेंस है, रेंट हमारे बिजनेस का खर्च है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। सैलरी भी हमारे बिजनेस का खर्च है, इसलिए इसको भी हमने डेबिट किया। लेकिन दोनों का पेमेंट हमने किससे किया है, कैश से, इसलिए हमने लिख दिया टू कैश अकाउंट, और दोनों अमाउंट जोड़कर हमने एक साथ यहाँ पे लिख दिया। हो सकता है ऐसा ना। तो ये कंपाउंड का सेकंड टाइप है, जहां पर हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो रहा है और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा ना। इसका एक क्वेश्चन और हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि हमारा दो बैंकों में खाता है, दो बैंकों में अकाउंट है, एक पीएनबी में है और दूसरा एसबीआई में है। और क्वेश्चन हमारा ये है, हमने लिखा क्वेश्चन कैश डिपॉजिट, ध्यान दीजिए, इसी का एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं। हमने लिखा कैश डिपॉजिट ऑफ रुपीज 10,000 टू एसबीआई एंड 5,000 टू पीएनबी। यह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमने कैश जमा किया, 10,000 रुपये जमा किया एसबीआई में, और 5,000 रुपये जमा किया पीएनबी में। ऐसा पॉसिबल है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका जनरल एंट्री करेंगे तो कैसे होगा। सबसे पहले हम करेंगे एसबीआई अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि एसबीआई एक बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट कैसा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, और पाने वाला क्या होता है, डेबिट। पाने वाला डेबिट होता है, इसलिए एसबीआई के अकाउंट को हमने डेबिट कर लिया 10,000 रुपए से। दूसरा हमारा पीएनबी में भी हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पीएनबी अकाउंट डेबिट, कितना रुपए, 5,000 रुपए, हमने यहाँ भर दिया 5,000। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैश अकाउंट, कितना रुपए हो जाएगा, 15,000। भाई 15,000 रुपये हमारे बिजनेस से जाएगा ना, और जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप, मल्टीपल अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। एसबीआई का अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, पीएनबी का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से। बात समझ में आ रहा ना। तो ये भी क्वेश्चन एक तरीके से कंपाउंड जनरल का। बात समझ में आ रहा है। एक ही दिन में हमने एसबीआई में जमा किया 10,000 रुपए, पीएनबी में जमा किया 5,000 रुपए। एसबीआई क्या है, बैंक है। बैंक का खाता कैसा होता है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है पाने वाला डेबिट करिए। अगर बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं तो बैंक क्या है, रिसीवर। बैंक क्या है, पाने वाला है, और पाने वाले को हम करेंगे डेबिट। सेकंड चीज, हम पीएनबी में जमा कर रहे हैं, ये भी बैंक अकाउंट है, यहाँ पे भी क्या है, बैंक पैसा पाने वाला है, और पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए पीएनबी को हम करेंगे डेबिट। ठीक, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से 15,000 रुपए जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार का कंपाउंड जनरल एंट्री। बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन मिलेंगे जहां पर दो ट्रांजेक्शन एक साथ हो रहे हैं। हम एक साथ पीएनबी में पैसा जमा कर रहे हैं, एक साथ बैंक में भी जमा, एसबीआई में भी जमा कर रहे हैं। तो दो अलग अलग एंट्री ना करके हम दोनों की जगह क्या करते हैं, एक कंपाउंड एंट्री पास करते हैं। अगर इसके लिए तो हमें सिंगल एंट्री पास करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एसबीआई अकाउंट डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख सकते हैं ना। फिर हम लिखेंगे पीएनबी अकाउंट डेबिट, पीएनबी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिख सकते हैं ना ऐसा। और यहाँ पे अमाउंट भर देंगे 10,000 रुपए, यहाँ पे भी 10,000 रुपए, और यहाँ पे 5,000 रुपए, और यहाँ पे भी 5,000। बात समझ में आ रहा ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दो सिंगल एंट्री पास करने के बजाय हम उनकी जगह पर एक कंपाउंड जनरल एंट्री भी इस तरीके से पास कर सकते हैं। दोनों विकल्प है, आप चाहे तो दो सिंगल एंट्री पास करिए, या फिर एक कंपाउंड एंट्री पास कर दीजिए।
बात समझ में आ रहा ना, इसीलिए नोट्स में दिया गया है कि दो सिंपल एंट्री पास करने के बजाय एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप था। सेकंड टाइप में हमारा क्या है, एक से अधिक खाता डेबिट हो रहा है, एक सिंगल खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है। एक से अधिक खाता हमारा डेबिट हो रहा है और सिंगल खाता हमारा क्रेडिट हो रहा है। बात समझ में आ रहा ना, दो टाइप में बता दिया। तीसरे टाइप में क्या है, हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पहले ये दोनों टाइप आप नोट कर लीजिए, तब उसके बाद मल्टीपल वाला नोट करवाएं। तीसरे टाइप में हमारा मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। जो तीसरा टाइप है इसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल मतलब एक से अधिक, हमारा एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होगा। एक से अधिक खाता डेबिट होगा और एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मानते हैं कि हमने एक दिन में रेंट पे किया, तो हमारा हो गया रेंट अकाउंट डेबिट। एक ही दिन में हमने रेंट पे किया 10,000 रुपए का, ठीक। उसी दिन हमने सैलरी का भी पेमेंट किया, सैलरी अकाउंट डेबिट। ये भी हमने पेमेंट कितना किया, 10,000 रुपए का। एक ही दिन में हम रेंट भी पे कर रहे हैं और सैलरी भी पे कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पेमेंट को करने के लिए हमने कैश इस्तेमाल किया 12,000 रुपए। तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा कितना, 12,000 रुपए। और 8,000 रुपए हमने बैंक से पेमेंट किया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपए। बात समझ में आया। रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 10,000 रुपए से, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 रुपए से, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 12,000 रुपए से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,000 रुपए से। बात समझ में आया ना। रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, 10,000 हम रेंट दे रहे हैं। सैलरी कितना दे रहे हैं, 10,000 रुपए, ठीक। कैश कितना दे रहे हैं, 12,000 रुपए, और बैंक से कितना पेमेंट कर रहे हैं, 8,000। टोटल 20,000 का हमने पेमेंट किया, लेकिन दोनों पेमेंट हमने अलग अलग अकाउंट से किए। बात समझ में आ रहा ना। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे कहलाते हैं मल्टीपल अकाउंट डेबिट एंड मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट, जहां एक से अधिक खाता हमारा डेबिट होगा और एक से अधिक खाता हमारा क्रेडिट भी होगा। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए, नोट्स में जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, बोला जा रहा है ऑनर इन्वेस्टेड, ऑनर ने इन्वेस्ट किया द अमाउंट इन बिजनेस ऑफ ₹6 लाख, 6 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया। वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक नंबर 560005600091 टू ICICI बैंक। ठीक है, एक आई इसमें छूट गया है, ICICI बैंक। यानी बिजनेस के मालिक ने 6 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया, और ये बिजनेस में पैसा लगाया किसमें, ICICI बैंक में। किस बैंक के माध्यम से लगाया, स्टेट बैंक के माध्यम से लगाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे। सबसे पहले, जो इसके पहले ऐसा क्वेश्चन आता था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ ₹40,000, तो आप क्या करते थे, आप वहां पे कैश का अकाउंट डेबिट करते थे, कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट करते थे। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डेबिट करेंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे ICICI बैंक अकाउंट डेबिट, ICICI बैंक अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा, और आपका क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये सिंपल जनरल एंट्री है। ICICI बैंक अकाउंट आपका डेबिट, ठीक, और क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, बस यही सोल्यूशन होगा। पैसा किस बैंक में आ रहा है, ICICI बैंक में आ रहा है। ये पाने वाला है, पाने वाले को करते हैं डेबिट, इसलिए इस बैंक को कर देंगे यहाँ डेबिट, और कैपिटल के खाते को कर देंगे क्रेडिट।
तो पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका बनेगा आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हो जाएगा। दूसरा है परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम मशीन टूल्स, तो ये दुकान का नाम है सैम मशीन टूल्स। बात समझ में आया ना? हम मशीनरी खरीद रहे हैं कौन सी दुकान से? सैम मशीन टूल से। अमाउंटेड ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का मशीन है, और उसका पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं, और वो चेक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक से। बात समझ में आ रहा ना? वो चेक हमारा है आईसीआईसीआई बैंक से। अब यहाँ पे देखिए, ये मशीनरी, ये जो मशीनरी है ये हमारा क्या है? ये हमारा एक प्रकार का रियल एसेट्स है। जो एसेट्स के खाते होते हैं वो क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। अब अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है। अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ मशीनरी के अकाउंट को करेंगे डेबिट। बात समझ में आ रहा ना? तो हमारा हो जाएगा मशीनरी का अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि यह रियल अकाउंट है और बिजनेस में आ रहा है। हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, मशीनरी बिजनेस में आ रहा है। इसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? इस बैंक से कर रहे हैं। तो बैंक यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है, और देने वाले को करते हैं क्रेडिट, इसलिए इस बैंक अकाउंट को हम करेंगे यहाँ पर क्रेडिट। तो सोल्यूशन आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रहा ना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में है परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर आप ₹90,000 बाई पेइंग चेक, चेक नंबर है 560025 आप आईसीआईसीआई बैंक। यानी अपने बैंक अकाउंट से हम एक चेक दे रहे हैं, और वो चेक किसको दे रहे हैं? केपीएन फर्नीचर वाले दुकानदार को, और वहां से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। यहाँ भी हमारा फर्नीचर एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक यहाँ पर पैसा देने वाला है और देने वाले अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स से गुड्स खरीद रहे हैं अमाउंटेड ₹50,000, अमाउंटेड ₹50,000। तो गुड्स परचेज है, तो किसका खाता बनेगा? परचेज का, ठीक। और देने वाला कौन हो गया? लक्ष्मी ट्रेडर्स। तो लक्ष्मी ट्रेडर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसका सोल्यूशन बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट। उसके बाद है गुड्स सोल्ड ऑन कैश अमाउंटेड ऑफ ₹5,000 टू गणेश इंटरप्राइजेज, हम गणेश इंटरप्राइजेज को 5,000 रुपए का गुड सेल कर रहे हैं। हम गणेश इंटरप्राइजेस को 5,000 रुपए का गुड सेल कर रहे हैं बाई कैश, नगद। तो गुड सोल्ड है तो खाता किसका बनेगा? सेल्स का। और हमें कैश भी मिल रहा है, दूसरा खाता किसका बनेगा? कैश का। यहाँ गणेश इंटरप्राइजेस का खाता नहीं बनेगा, क्योंकि गणेश इंटरप्राइज हमको कैश पेमेंट कर दे रहा है, इसलिए गणेश इंटरप्राइज के खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, आने वाली चीज को करते हैं डेबिट, इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो सोल्यूशन बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक, ये कंपाउंड एंट्री है। ऑन कैश अमाउंटेड ₹2,000, ₹100 डिस्काउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विवेक फॉर द गुड्स परचेज ऑन कैश ऑफ ₹2,000। देखो, हम मिस्टर विवेक से, हम विवेक से 2,000 रुपए का गुड्स खरीद रहे हैं और उसका पेमेंट कैश से कर रहे हैं, और विवेक ने हमें 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। बात समझ में आ रहा ना? विवेक ने हमें 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। अब यहाँ 3 खाते बनेंगे, यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट बनेंगे। एक, देखो परचेज गुड्स है तो पहला खाता किसका बनेगा? परचेज का, तो हम यहाँ लिख लेंगे परचेज अकाउंट, पहला अकाउंट हमारा बन गया परचेज का। दूसरा, हम कैश पेमेंट भी कर रहे हैं, तो दूसरा खाता किसका बनेगा? कैश का। तीसरा जो खाता हमारा बनेगा, हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, देखो लिखा ना डिस्काउंट वाज रिसीव्ड, तो तीसरा खाता हमारा बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का, डिस्काउंट रिसीव्ड का। 3 अकाउंट बनेंगे।
एक परचेज का, चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, दूसरा कैश पेमेंट कर रहे हैं, प्रभाव हमारे कैश पर पड़ेगा, दूसरा खाता हमारा बनेगा कैश का, और तीसरा डिस्काउंट हमको मिल रहा है इसलिए डिस्काउंट रिसिप्ट। 3 अकाउंट आपके बनेंगे, परचेज का, कैश का और डिस्काउंट रिसिप्ट का। चेक करते हैं, परचेज एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में खर्च है, खर्चों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ परचेज को कर देंगे डेबिट। कैश एक रियल अकाउंट है, हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए कैश यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा। और नॉर्मल अकाउंट का नियम ये कहता है कि नॉर्मल अकाउंट का नियम ये कहता है कि प्रॉफिट के अकाउंट को क्रेडिट करिए, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट। तो पहला खाता हमारा नॉमिनल का है, दूसरा रियल का है, तीसरा भी नॉमिनल का है। अब अमाउंट लिखिए, हमने परचेज कितने रुपए का किया, 2000 रुपए, यहाँ 2000 रुपए इसको डेबिट कर देंगे। कैश पेमेंट कितना दिया, 1900 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। अगर हम 2000 का परचेज करें और हमें 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा तो पैसा कितना देंगे, 1900 रुपए। 1900 उसके सामने लिख लिया, डिस्काउंट कितना मिला, 100 रुपए का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 रुपए। अब क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है, 2000 रुपए, 1900 प्लस 100 रुपए, और डेबिट में कितना लिखा है, 2000, ये भी साल हो जाएगा। बात समझ में आया। इसमें 3 खाते बनेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होगा 2000 से, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 1900 रुपए से, और डिस्काउंट रिसीव वाला क्रेडिट होगा 100 रुपए से। तो फाइनल सोल्यूशन बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हो जाएगा। बताइए, उसके बाद का क्वेश्चन है, पेड ₹24,000 टुवर्ड्स रेंट थ्रू चेक नंबर। अब हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। रेंट का पेमेंट कर रहे हैं हम चेक से, तो रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट। लास्ट है डिप्रिसिएशन ऑफ ₹850 चार्ज ऑन मशीनरी। डिप्रिसिएशन क्या होता है, बताएगा कोई। समय के साथ साथ किसी भी एसेट्स के मूल्य में होने वाली कमी डिप्रिसिएशन कहलाता है। किसी भी एसेट्स के मूल्य में होने वाली कमी क्या है, डिप्रिसिएशन। जैसे ये कंप्यूटर हमने 20,000 रुपए में खरीदा, तो क्या इसको 6 महीने बाद अगेन हम 20,000 में सेल कर पाएंगे, नहीं, इसका प्राइस जरूर कुछ ना कुछ कम होगा। खरीदने वाला कहेगा हमारा सेकंड हैंड हमको जो है 15,000 रुपए में चाहिए, तो दाम इसका कम होगा ना। तो जितना रुपए दाम कम हो रहा है वही उसका डिप्रिसिएशन, उसी को हिंदी में बोलते हैं ह्रास। बस में आया। किसी भी एसेट्स के मूल्य में होने वाली कमी ही डिप्रिसिएशन कहलाता है। सिर्फ 2 ऐसे एसेट्स हैं जिनके मूल्य में कमी नहीं होती, एक लैंड जमीन और दूसरा गोल्ड। सोने में भी लगभग कमी नहीं होती, सोने में हो सकती है लेकिन लगभग नहीं होती, प्रायः देखा जाता है सोना का दाम बढ़ता जाता है। बाकी सारे एसेट्स के मूल्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन होता है। तो जहां एसेट्स के मूल्य में कमी होती है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, और किसी एसेट्स के मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो रही है, उसका दाम बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। बात समझ में आया ना। तो वही बोला जा रहा है कि हम 850 रुपए डिप्रिसिएशन। अच्छा ये बताइए, जो डिप्रिसिएशन है ये बिजनेस के लिए खर्च है, सॉरी, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है या लॉस, लॉस है ना। अगर इसका दाम घटेगा तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस है ना। तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट कर लेंगे और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बस। डिप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बस। यही इतना सा क्वेश्चन है। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, सबका आंसर मैंने आपको बता दिया। ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया, हाँ बताइए। इतना इजी क्वेश्चन था फिर भी आप लोग घर से बना के नहीं लाए, बना के लाए हैं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग बना के ही नहीं लाए, सर टाइम नहीं मिला, हम प्रोजेक्ट लिख रहे थे, हमारा एग्जाम था, आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो बताओ अब कहाँ से टाइम आपका बढ़ा दे। अरे उसी में टाइम मैनेज करना चाहिए, मोबाइल से थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ाई में लगाइए। कंपाउंड सबको समझ में आ रहा है ना। तो कल कुछ कंपाउंड के और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। कंपाउंड कल अभी एक दिन और चलेगा, उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज कंपाउंड को पूरा हमने समझा दिया। कंपाउंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं,
पहला मल्टीपल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट, दूसरा मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट सिंगल अकाउंट डेबिट, और तीसरा मल्टीपल अकाउंट डेबिट मल्टीपल क्रेडिट। तीनों के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया, साथ ही साथ जो होमवर्क दिया था वो भी आपका सॉल्व करवा दिया। अभी भी किसी को डाउट है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए। बना लिए हैं? कौन सा नहीं बना? कौन सा लास्ट वाला? कोट वाला गलत है। ये फर्नीचर वाला ये भी बताए तो है, दोबारा बता दे रहे हैं। फर्नीचर वाला नहीं, उस तरह से नहीं बनेगा। देखिए बोला जा रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएल फर्नीचर्स आप ₹90,000 बाई पेइंग चेक। चेक नंबर दे रखा है, बैंक का नाम दे रखा है, यानी केपीएल फर्नीचर फर्नीचर की दुकान का नाम है। हम उस फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं, कोई फर्नीचर पसंद करते हैं, फर्नीचर को खरीदते हैं और 90,000 रुपए का उसको चेक बना के देके चले आते हैं। बस यही कुछ हुआ है। अब यहाँ पे फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए फर्नीचर को करेंगे डेबिट, और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक को करेंगे क्रेडिट। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है देने वाला, उसको करेंगे क्रेडिट। बस दो ही खाते बनेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। बस हो जाएगा। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है, ठीक है। कल आप लोगों को कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा।